क्लास 7 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हम लोग ने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में सबसे फर्स्ट लेयर डिस्कस किया था ट्रोपोस्फेयर के बारे में, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर जस्ट अर्थ के बाद वाला जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है। तो अब लोग नेक्स्ट जो करेंगे वो स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। तो हम लोग मूव करेंगे। देखो ये अर्थ के बाद वाला जो लेवल है, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे जैसे मैंने कहा था फर्स्ट वाले, आप अगर चेक करोगे वीडियोस तो उसमें मैंने बताया भी था कि हर जो थे अपने लेयर्स जितने सारे हैं उसे सब डिवाइड भी किया था। हर लेयर्स को डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में। तो ट्रोपोस्फियर है तो उसमें ट्रोपोपोज भी आएंगे, फिर स्ट्रेटोस्फियर है तो स्ट्रेटोपोज भी आएंगे, मेसोस्फियर और मेसोफोर्स आएंगे। इस तरह से इट वॉज बी अगेन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। तो अर्थ के बाद वाला जो लेयर दिख रहा है आपको ये पेरा माउंटेन्स है, तो माउंट मान लो सबसे हमारा टॉप मोस्ट जो माउंटेन्स है माउंट एवरेस्ट, तो उससे इसके ऊपर वाला जो लेयर्स आ गया वो हमारा है सबसे पहला एटमॉस्फेयर का लेयर ट्रोपोस्फियर, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर आएगा, फिर लास्ट में एक्सोस्फियर्स आएंगे। तो हमने ये डिस्कस किया था। अब हम लोग मूव करेंगे स्ट्रेटोस, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फियर में चलते हैं। दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा अर्थ का दूसरा लेयर है स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर जो है वो कहा जा रहा है द लेयर और दिस लेयर दैट लाई जस्ट अबव द ट्रोपोस्फियर, कि ट्रोपोस्फियर के बाद वाला लेयर होता है स्ट्रेटोस्फियर है। द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर जो आती है दोनों के बीच में, कि ट्रोपोस्फियर यहाँ, ठीक है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर आ गया। तो स्ट्रेटोस्फियर ये वाला जैसे अभी हमने बताया था, तो ये वाला जैसे ट्रोपोस्फियर है तो ट्रोपोपोज आ गया, तो ये बाउंड्री स्ट्रेटोस्फियर का आ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है आपको, लिखा गया है। तो बाउंड्री आ गई यहाँ पर, तो ये रहा ट्रोपोस्पोज, ये रहा ये बाउंड्री इस लेयर्स को। तो स्ट्रेटोस्फियर शुरू होने से पहले जो आ रहा है ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाला ट्रोपोपोज हो गया, ट्रोपोपोज के ऊपर वाला हो गया स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर अगर हम जाते हैं, मूव करते हैं, तो क्या आएगा, स्ट्रेटोपोज आ गया। तो स्ट्रेटोपोज के ऊपर वाला क्या होगा, मेसोस्फियर है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर वाला लेयर आ गया स्ट्रेटोपोज, और स्ट्रेटोपोज के ऊपर वाला आ जाएगा मेसोस्फियर। मेसोस्फियर के ऊपर अगर हम मूव करेंगे तो मेसोपोज आ गया यहाँ पर। तो इसी तरह से ये रहा, यहाँ पे डिविजन निकल के नाम बता दिया गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर, कि दोनों के बीच की जो बाउंड्री है दैट वाज ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर, तो उसको बीच वाले को डिवाइड करके नाम दिया गया ट्रोपोपोज। ये हो गया ट्रोपोपोज। फिर आ रहा है द एस्टिमेट हाइट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर, जो हाइट है वो कितनी है इसकी, 50 किलोमीटर अर्थ सरफेस से, जब हम काउंट करते हैं अब द अर्थ सरफेस वहाँ से लेते हैं तो। फिर आता है इसमें इस लेयर्स के अंदर नो क्लाउड आर सीन इन द स्ट्रेटोस, तो स्ट्रेटोस्फियर में कोई भी क्लाउड नहीं दिखती है। डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स आर ऑल्सो नेग्लिजिबल, तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर वेपर भी नहीं है, ना के बराबर है, बहुत ही मतलब 0.0, तो नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हमने देखा, वाटर था, क्लाउड था, डस्ट पार्टिकल्स था, वो किस में था, ट्रोपोस्फियर में था। फिर इसमें टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इन द लोअर पार्ट, इट देन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड्स। तो इसकी जो टेम्परेचर है कांस्टेंट रहती है कहाँ पे, लोअर पार्ट में, मतलब ट्रोपोपोज जो है उसके पास। और उसके जैसे वो फिर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, इट इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा विद जैसे हम हाइट। तो यहाँ पे उल्टा है कि हाइट भी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो इसका ये ऑपोजिट है। तो इसीलिए हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट, हमने पहले ही डिस्कस किया था, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो लेयर्स है हमारा वो है ट्रोपोस्फियर। फिर नेक्स्ट आता है एयरक्राफ्ट विच फ्लाई एट अ हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाई इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के लोअर पार्ट पे जो फ्लाई करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर उतना ज़्यादा हाई नहीं रहता है। तो इसी तरह से इसी लेयर्स में एयरक्राफ्ट जो है फ्लाई करते हैं। स्ट्रेटोस्फियर कंटेन ओजोन विच एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएंट ऑफ द सन ऑल्सो, इसी लेयर्स में ओजोन भी है, जो ओजोन क्या करता है,
जो हार्मफुल अर्थ से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है उसको वो क्या करते हैं, रेडिएंट, ये आराम से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ वापस चला जाता है रेडिएंट होके और कुछ ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमारे लिए अर्थ के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन है ओजोन, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, हार्मफुल रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं और अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ना द अपर पार्ट और अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपोज। तो उसके बाद जो लेयर नेक्स्ट आता है वो स्ट्रेटोपोज आता है। फिर थर्ड वाला लेयर जो है वो है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर। तो मेसोस्फियर के बाद वाला जो लेयर वो मेसोस्फियर जो है किसके ऊपर है, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर। तो पहला हो गया ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, अब आता मेसोस्फियर। तो इसी तरह से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसी तरह से स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर था ट्रोपोस्फियर्स के ऊपर था स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर्स के ऊपर कौन है, मेसोस्फियर। तो इसी तरह से ये बता रहे हैं। अब इसकी जो है हाइट किलोमीटर्स कितनी है, 80 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये 80 किलोमीटर्स अवर द अर्थ सरफेस है। इन दिस लेयर द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट। तो इस लेयर के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है। टेम्परेचर ऊपर, जैसे हम हाइट में ऊपर जा रहे हैं, हम जितने ऊपर जाएंगे मेसोस्फियर के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, ऊपर जा रहे हैं। तो जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, दैट वाज हाइट, हमारी हाइट, ऊंचाई में जा रहे हैं, माउंट मान लो। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। T4 टेम्परेचर जो है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका अलग सिस्टम है। हर लेयर्स में अलग अलग अपनी अपनी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपनी अपनी यूनिक कैरेक्टर्स है। तो इसका ये कैरेक्टर्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नॉर्मल है, जैसे हाइट अगर हम जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होती है, ये नॉर्मल होती है। तो इसी तरह से ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि रीचेस, और जैसे ही वो ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे क्या बताया लास्ट में कि हाइट विथ इंक्रीज इन हाइट एंड रीचेस अबाउट -100 डिग्री सेंटीग्रेड एट द हाइट ऑफ 80। तो जैसे वो 80 किलोमीटर क्रॉस करते हैं और अगर हम लोग टच करके जाते हैं, सोचो तो टेम्परेचर कितना हो जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत, मतलब ज़ीरो में तो बर्फ़ जम जाती है, सोच सकते हो। तो -2-3 डिग्री तो बहुत मुश्किल होती है, ये तो -100 डिग्री है। सो दिस इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर। तो मेसोस्फियर जो है सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। When meteorites enter the earth atmosphere, they get burned in this layer. तो जैसे meteorites एंटर होती है अर्थ सरफेस के अंदर, तो जैसे ये हमारा तीसरा लेयर है, तो जैसे इसके अंदर एंटर होती है लेयर्स एटमोसफेयर के पहला, तो आउटर साइड से अगर वो आती है तो पहले आउटर साइड में थर्मोस्फेयर आएगा, एक्सोस्फेयर आएगा, फिर मेसोस्फेयर आएगा। तो उसमें से भी वो थर्ड में आ जाएगा, नीचे से जाएंगे तो भी थर्ड में आ जाएगा, अर्थ से जाएंगे। तो इसी तरह से इस लेयर में जैसे मेट्रोस एंटर होता है तो इस लेयर्स में ही वो बर्न हो जाता है, वो जल जाता है। द अपर लेयर ऑफ द मेसोस्फियर, अब मेसोस्फियर के ऊपर जाएंगे तो मेसोस्फियर के ऊपर से क्या आएगा, मेसोपोज आ जाएगा, फिर मेसोपोज के बाद थर्मोस्फियर। सो दिस लेयर लाइज अबव द मेसोस्फियर के ऊपर है। और ये कितना है, नीचे से अगर हम देखेंगे सी लेवल से कहा जा रहा है, दैट वाज 400 किलोमीटर्स है। और इन दिस लेयर द एटमोसफियर बिगन टू इंक्रीज। देखो अब यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पर फिर से उल्टा हो गया। इन दिस लेयर द टेम्परेचर बिगन टू इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ने लगता है विथ इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। अब जैसे ही हम हाइट ऊपर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी टेम्परेचर भी वापस बढ़ रहा है। तो यहाँ पे वापस इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है थर्मोस्फियर्स के अंदर। और इट रीचेस, टेम्परेचर कितना रीच करता है, सोच लो यहाँ पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कितना गर्म है, कितना ज़्यादा गर्म है, क्योंकि 100 डिग्री में अगर होता है तो लोग पानी बॉइल्ड हो जाती है। तो ये सोच लो 1500 है ये, तो कितना ज़्यादा गर्म होगा ये। दिस लेयर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। अब इस लेयर्स को वापस से डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, आइनोस्फियर्स एंड एक्सोस्फियर्स। आइनोस्फियर्स एंड एक्सोस्फियर्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो आइनोस्फियर इज द लोअर लेयर ऑफ द थर्मोस्फियर। तो आइनोस्फियर जो है वो लोअर लेयर है। एंड एज द नेम सजेस्ट दिस लेयर कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस। तो ये आयनोस्फियर, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, आयंस है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज है। और ये
जिसके लिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जो भी हमारे रेडियो वेव्स जो कम्युनिकेशंस हो रहा है वायरलेस, आप मोबाइल से बात कर लेते हैं हम लोग, टीवी कनेक्शंस, टीवी देख लेते हैं, तो ये सब इंटरनेट जो चल रहा है ये बिकॉज ऑफ दिस आयोनोस्फीयर्स के कारण ही हो रहा है, क्योंकि इसी लेयर्स में सब कुछ है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिकली जो चार्ज है ये इसके कारण होता है, ठीक है ना। तो ये इसके कारण इम्पोर्टेंस। फिर नेक्स्ट आता है एक्सोस्फीयर्स। एक्सोस्फीयर्स एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 16 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से लेते हैं तो 16 किलोमीटर्स। तो ये सबसे लास्ट वाला लेयर है हमारा अर्थ का। इसकी डेंसिटी कितनी है? द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ वेरी लो एंड इट इज़ अ रेयरफाइड फॉर्म। इसकी डेंसिटी ऑफ एयर जो है बहुत ही कम है और रेयर फॉर्म बहुत ही पतला। अभी आपको वापस से एक बार उसकी ड्राइंग दिखा देते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि थर्मोस्फेयर्स में आयोनोस्फेयर्स है, तो देखो ए शटल्स है जितने सारे, ये चीज़ें अरोरा जो दिख जाता है स्काइज के अंदर ये इसी थर्मोस्फेयर्स लेयर्स में होता है, और जितने सारे सैटेलाइट्स होते हैं हमारे इसी लेयर्स में ही होते हैं। उसके बाद एक्सोस्फेयर्स आ जाता है, कुछ नहीं ब्लैंक दिख रहा है, पूरा डार्क दिख रहा है। तो ये लेयर्स है लास्ट वाला लेयर्स, अर्थ का लास्ट वाला लेयर्स। इसी के बाद फिर हमारा क्या शुरू हो जाता है, वो अर्थ स्पेस, पूरा का पूरा स्पेस पे रह जाता है। वेरी लाइट गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम्स आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। इसके अंदर जो गैसेस है वो बहुत ही कम है, हाइड्रोजन एंड हीलियम्स। दिस लेयर बीइंग द अपर मोस्ट इन द एक्सट्रीमली हॉट, क्योंकि टॉप में है एकदम आउटर साइड है, तो ये एक्सट्रीमली बहुत ही गर्म है। टेम्परेचर जो है इसकी यहाँ पे 5000 सेंटीग्रेड है ये, तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है ये। ग्रेजुअली दिस लेयर मर्ज विद द आउटर स्पेस, क्योंकि ये लेयर जो है किसके साथ मर्ज होता है, आउटर स्पेस के साथ मर्ज होता है ना। डू यू नो में देखते हैं, द वाइट स्ट्रिक दैट यू विटनेस आफ्टर सम प्लेन्स shoots through the sky is known as contrails or condensation trail. They are formed when the hot and humid exhaust from the engine mixes with the colder air outside and freezes. तो ये तब होता है जब हम लोग देखते हैं क्लाउड, जब वो फॉग जैसा दिखने लगता है, जब प्लेन पास होती है तो वाइट स्ट्रिक्स दिखती है ना, तो वो तब होता है क्योंकि वो लेयर्स इतना ज़्यादा ऊपर में, तो ठंडी और गर्म जैसा मिक्स होता है तो वो फ्रीज हो जाता है, इसके लिए वो दिखता है इस तरह से। सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमोसफियर से हमें क्या इम्पोर्टेंस, क्या क्या मिलता है, इम्पोर्टेंस कितना है हमारे लिए। तो हमारे लिए जो है एटमोसफियर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें लाइफ कंटेंट है। तो द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एटमोसफियर हेल्प लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, कि इसके जितने सारे कंपोनेंट्स है, एयर है, ऑक्सीजन है, इस वाटर, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे लाइफ एग्जिस्ट है। इसीलिए तभी यहाँ पे लोग जो है लिविंग बींग्स रह सकते हैं। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटमोसफियर इज नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल को फर्टाइल करने के लिए। और सॉइल फर्टाइल होगा तभी तो हम अपने एग्रीकल्चर फार्मिंग कर सकते हैं, फूड मिल सकता है प्लांट्स को। तो इस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लांट्स अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। फिर ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, तो ये भी हमारे लिए कहाँ पर, ऑक्सीजन भी एटमोसफियर्स में है। फिर तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और वो किसे चाहिए, प्लांट्स को चाहिए, सो दैट दे कैन मेक फूड, वो अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। इट ऑल्सो कीप द अर्थ वार्म बाय एब्जॉर्बिंग द हीट रेडिएंट फ्रॉम द अर्थ, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जब वो हीट एब्जॉर्ब करते ताकि अर्थ को वो वार्म रख सके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी देखो, अगर वो जिस तरह से एब्जॉर्ब करे कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जिस तरह से वो आ रहा था, तो वापस रिफ्लेक्ट होकर अगर चला जाता है, तो फिर जो अर्थ जिस तरह से गर्मी सर्दी होती है, टेम्परेचर जो है तो स्टेबल रहता है, तो बिकॉज ऑफ दैट इट एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेक द अर्थ वार्मर, तो वो अर्थ को वार्म करने के लिए थोड़ा, ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़ा सा वार्म अप, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वार्म रहेगा तभी क्या होगा, ग्रोथ हो सकता है, फूड प्लांट्स ग्रो कर सकता है। ओजोन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ये स्ट्रेटोस्फियर्स में था, तो ये क्या कर सकता है, ये क्या करते हैं, ओजोन हार्मफुल सन रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेड को वो रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देते हैं ताकि वो अर्थ में एंटर ना करे। लेकिन आजकल कुछ
लेयर्स, जैसे ओजोन लेयर्स में होल होने लगी है, तो ये होल से जैसे वो मूव करेंगे तो एंटर हो सकते हैं अर्थ के अंदर, वो एंटर हो सकते हैं। तो इसीलिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू हील दैट। तो हम इसको कैसे अच्छे से कर सकते हैं, इसको ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, बाय कंट्रोलिंग द पॉल्यूशंस। तो इस तरह से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड हील दैट ओजोन लेयर, हमें उसको बचाना है। नहीं तो धीरे धीरे अगर अल्ट्रावायलेट रेड्स अगर एंटर होती है तो इससे बहुत सारी कैंसर बीमारियां होती है, स्किन की होती है, तो वो अच्छी नहीं है। फिर बाद में आता वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफियर कॉजेस प्रेसिपिटेशन एंड कंडेंसेशंस। तो जो वाटर वेपर इंडर अर्थ के अंदर एंटर होती है एटमोसफियर के थ्रू, तो वो क्या है, प्रेसिपिटेशन से पानी का जरिया है, पानी हमें मिलती है, कंडेंसेशन फिर वो ठंडा हो जाता है, और कंडेंसेशन के बाद फिर क्या होगा, तो प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश होती है। तो इसी तरह से ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आइए एटमोसफियर के साथ, तो एटमोसफियर है तभी ये हमारे पास है। फिर आता है नेक्स्ट, द डस्ट पार्टिकल्स फॉर्म द न्यूक्लियस फॉर कंडेंसेशन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। तो जो डस्ट पार्टिकल्स है फर्स्ट लेयर्स में ट्रोपोस्फियर्स के अंदर, ये किसके साथ मिलती हैं, वाटर वेपर्स के साथ कंडेंसेशन होती है, रिजल्ट क्या होता है, क्लाउड फॉर्म होता है और स्नोफॉल्स होती है। इस तरह से रेन भी होता है, स्नोफॉल भी होता है। तो इतना सारा चीज़ें हमें एटमोसफेयर से मिलता है, तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। अभी वैल्यू कॉर्नर में चलते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ द एटमोसफेयर डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। तो बहुत कुछ जो चीज़ें हो रही है वो नहीं होगी, बंद हो जाएगी सडनली। फाइंड आउट वेज इन विच वी कैन प्रोटेक्ट अवर एटमोसफेयर। तो हमें बहुत ज़रूरी अपने एटमोसफेयर को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है, वी शुड कंट्रोल अवर पॉल्यूशन। अगर हम पॉल्यूशंस को कंट्रोल करते हैं तो धीरे धीरे ओजोन लेयर भी जो है वो हील हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, उसकी जो भी होल्स है वो फिल हो जाएगी। इस तरह से हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमें अपने अर्थ को बचाना है, तो हमें अपने आसपास सभी चीज़ों को ध्यान रखना है, प्लांट लगाना है और पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। अब आता है एक बियॉन्ड बॉर्डर में, इफ़ यू वेयर टू ट्रैवल इन द थर्मोस्फियर you would feel very cold despite the extreme temperature. This is because there are not even gases molecules to transfer heat to you. तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि जिस तरह से भी हमने डिस्कस किया था कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से मतलब बहुत गर्मी, 100 डिग्री में वाटर बॉयल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 1500 डिग्री है। तो क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर अगर आप जाते तो आपको कोई गर्मी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? इसके पीछे कारण ये है कि उस लेयर्स में कोई भी गैस नहीं है। तो इफ वी ट्रैवल्स, तो यहाँ पे क्यों बोला गया कि आपको वहाँ पे ठंडा ही लगेगा, कोई गर्मी नहीं लगेगी, टेम्परेचर्स होने पर भी आपको वहाँ पे ठंडा लगेगा। तो वहाँ पे कोई गैसेस नहीं है, क्योंकि गैसेस क्या होता है, जो गैस मॉलिक्यूल्स होती है, पार्टिकल्स होती है, मॉलिक्यूल्स होती है, डस्ट पार्ट, इस तरह से, तो वो हीट को ट्रांसफ़र करती है हमारे बॉडी के अंदर। तो वहाँ पर ट्रांसफ़र करने को हीट, वहाँ पे कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो इसीलिए हम वहाँ पे अगर अब जाते हैं तो हमें कोई भी गर्मी नहीं लगेगी। वहाँ जाने से तो वो तो पूरा का पूरा राख हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं, हम लोग जल जाएंगे इस तरह से। तो इसीलिए वहाँ पे मोस्टली सोच लो कितना गर्म होता है। अगर ये रियल में इतनी गर्मी होती तो गर्मी तो है, लेकिन वहाँ पे हमें फील नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे गैसेस नहीं है। तो ये भी बहुत ही देखा जाए तो बहुत ही अच्छी बात है दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड सच अ थिंग, जिसके लिए इजीली हम लोग जो एक दूसरे को हमारे नेक्स्ट प्लैनेट पे क्या है, अगर ये इतना ज़्यादा होता तो कोई भी मूव करने से पहले ही वो उतना ज़्यादा गर्मी से वो प्रॉब्लम हो जाती। तो इसी चीज़ों को बनाया गया सोच समझ के, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, गॉड ने हम इतना सब कुछ अच्छा चीज़ दिया लेकिन हम उसको ख़राब कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने आसपास को, अपने अर्थ को बचाना है, ग्रीन रखना है। तो कैसे, वी शुड स्टॉप पॉल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट्स। ठीक है ना? तो हम लोग नेक्स्ट टाइम में इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।